स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज हम बातचीत करेंगे इकोनॉमी की सेहत की, किस रफ्तार से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ जीडीपी नंबर की, जो हमें ये इशारा करती है, संकेत देती कि इकोनॉमी ओवरऑल किस रफ्तार से ग्रो कर रही है। संतोष की बात है कि हमारे अनुमान से बेटर नंबर Q4 में आए हैं और पूरे साल के नंबर भी स्लाइटली बेटर है जो सबने अनुमान लगा रखे थे। 7% या 7.1% का अनुमान था सबका, जहां से बढ़ के 7.2% आया है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि Q4 के नंबर कहीं ज़्यादा बेटर निकल के आए। लेकिन अगर आप इसको 9.1 से कंपेयर करेंगे तो वो चूँकि कोरोना के बाद से हाई बेस का था तो वो कंपैरिजन ठीक नहीं, लेकिन क्वार्टर नंबर बेटर दिखे हैं, उसका एक बड़ा फ़ायदा हुआ है। और ओवरऑल नंबर 7.2% आप सेटिस्फैक्ट्री इस साल के लिए कम से कम कह सकते हैं। एक दो सेक्टर जो हाईलाइटर हैं वहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एक एग्रीकल्चर है जिसमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। अभी भी Q4 में 5.5% की ग्रोथ देखने को मिली, जो ईयरली बेसिस पे भी बहुत बेटर है और क्वार्टरली बेसिस पे बेटर है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली नेगेटिव से वो पॉजिटिव में हुई है और ईयरली उसमें बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली, जो एक बड़ा कंसर्न हमेशा माना जाता था कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ किस तरीके से देखने को मिल रही है। तो ये दो सेक्टर थे जिसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाया है और माइनिंग सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। लेकिन ये Q4 के आंकड़े संतोष देते हैं, उम्मीद से बेटर नंबर देते हैं और इसीलिए एनुअलाइज नंबर में स्लाइटली आप देखेंगे 0.1% की बढ़त देखने को यहाँ पे मिल रही। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। लेकिन क्या इससे हमें सेटिस्फैक्शन लेना चाहिए या सही पटरी पे हम चल रहे हैं? क्योंकि जो हमारा एक्सपोर्ट है उसमें दिक्कत है, काफ़ी वीकनेस वहाँ पे देखने को मिली है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है काफ़ी नीचे आया है। उसको कैसे लेना चाहिए? और इस ग्लोबल सिचुएशन में जहाँ पे यूरोप में ख़ास तौर पे एक देश टेक्निकली मंदी में गया, जर्मनी, बाकी में पता नहीं भी क्या स्थिति बनती है। यूएस में आशंकाएं जताई जा रही हैं कि सेकंड हाफ में रिसेशन हो सकता है, पता नहीं। लेकिन जो ग्लोबल सिचुएशन है वो बहुत कंड्यूसिव नहीं है, क्योंकि जो यूरोप और अमेरिका के बारे में तो हम लगातार बात कर ही रहे थे, जो अगला शॉकर है वो चाइना की तरफ से आ रहा है। चाइना में भी ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है और वहाँ पे रियल एस्टेट बहुत बुरी स्थिति में है, वहाँ पे मेटल्स में काफ़ी बुरी स्थिति है, लगातार वहाँ के नंबर्स ख़राब हो रहे हैं। तो ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इंडिया क्या आउटशाइन कर रहा है, एक ब्राइट स्पॉट है, और है तो कितना है, इससे भी बातचीत आज हम करेंगे इन नंबर्स पे। हमारे साथ जो मेहमान है बातचीत करने के लिए, एक्सपर्ट का एक पूरा पैनल है। क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट DK जोशी जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सर, बहुत बहुत आपका। इंडस्ट्री की राय बहुत ज़रूरी है, तो MS उमनी कृष्णन जी हैं, जो एक बहुत बड़ी कैपिटल गुड्स कंपनी को बहुत लंबे समय तक चला चुके हैं, लंबा तजुर्बा है इनके पास। सुंदरम म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO सुनील सुब्रमण्यम सर हैं। बाजार किस नज़र से इन नंबर्स को देखता है, वो खुश होता है कि नहीं खुश होता है। और एक स्वतंत्र ऑब्जर्वर मेरे मित्र पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी हैं, जिनसे हम लोगों ने बड़ी लंबे डिस्कशन हमारे अभी हाल फिलहाल में ही हुए थे कि इस सरकार ने 9 साल में क्या किया, तो कंटिन्यूशन में भी होगा और बातचीत में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे निकल के आएंगी। तो पहले जोशी जी आपकी राय लेते हैं, इकोनॉमिस्ट के तौर पर आप इन नंबर से खुश हैं जो नंबर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, ये आजकल जो न्यूज़ ग्लोबली आ रही है वो ज्यादातर नेगेटिव ही होती है। इसमें कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ एक कॉन्फिडेंस इंप्रूव करती है। ओवरऑल जो जीडीपी डेटा में रिविजन्स हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, वो ये जता रहे हैं कि जो हमारा पहला एस्टिमेट था इकोनॉमिक एक्टिविटी का, एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे ज्यादा बेहतर है। ये जैसा कि आपने अभी बताया कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ 6.1% है। पहले पुराने एस्टिमेट्स में ये अराउंड 5.1% बन के आता था। उससे पहले 20-21 और 21-22 के एस्टिमेट्स भी अपवर्डली रिवाइज हुए थे। तो ये ओवर अ हाई बेस है, तो एक तरह से ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ परफॉर्मेंस को जता रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि क्षेत्र, जिसमें कि हमें वेदर रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस दिखाई दिए, उसके बावजूद भी कृषि क्षेत्र की ग्रोथ काफी स्ट्रांग बनी हुई है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सरकार इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, उनका असर कंस्ट्रक्शन में भी दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ सर्विस सेक्टर एक्टिविटी, जो एक तरह से कैचअप, अभी भी कैचअप मोड में है, सर्विस सेक्टर एक्टिविटी भी काफी स्ट्रांग परफॉर्म कर रही है। तो ओवरऑल ये एक अच्छा बेस बनाता है इकोनॉमी के लिए। और महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आगे जाके क्या होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पर अभी फिलहाल ये लास्ट क्वार्टर परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल एनुअल परफॉर्मेंस, ये एक पॉजिटिव न्यूज है।
एक्सपोर्ट से दिक्कत आ रही है, एक्सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। एक्सपोर्ट का चैलेंज अवश्य है, और एक्सपोर्ट का चैलेंज और भी ज्यादा बाइंडिंग हो जाएगा इस फिस्कल ईयर में। एक्सपोर्ट्स में बात अगर आप देखिए, एक्सपोर्ट्स को आप स्प्लिट करें गुड्स और सर्विसेज में, सर्विसेज तो अच्छा कर रहा है पर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में स्लो डाउन है, और उसमें भी खासकर अगर आप पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स को निकाल दें तो एक्सपोर्ट्स में कोई ग्रोथ है ही नहीं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एक चिंता का विषय रहेगा, और ये आगे जाके दिक्कत करे। लगभग अगर साल दर साल देखें तो आधे से कम पे आ गया है। ये एक बड़ा कंसर्न हो सकता है, क्योंकि दुनिया भर में जो हो रहा है उसका असर हमारे ऊपर पड़ रहा है। शुभमय सर, अगर मैं इन नंबर्स को पिछले 4 साल को एनालाइज कर दूं तो CAGR आता है 3.5-4%, 3.5% रफली। बहुत अच्छा नंबर तो नहीं कहा जा सकता, और इस साल यानी अगर 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 6%, 6.5% अगर हम ग्रोथ लेके आते हैं तब भी एनालाइज ग्रोथ हमारी काफ़ी नीचे रहेगी। अब मैं इसको डिटेल में आपसे समझना चाहता हूं कि जो देखिए लास्ट क्वार्टर में एक एबरेशन हम लोग देख सकते हैं कि जनवरी से मार्च बहुत शानदार क्वार्टर था हर फ्रंट पे। कंपनी के रिजल्ट्स भी अभी हम लोगों ने देखे हैं, तो बैंकों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, बहुत सारी जो पाइप कंपनीज हैं उनके नंबर बहुत बढ़िया निकल के आए। IT के लार्ज कैप में कम अच्छे थे, स्मॉल कैप मिड कैप में बहुत बढ़िया नंबर्स थे, लार्जली नंबर अच्छे थे, थोड़े थोड़े मार्जिन हिट लेते हुए। क्या आपको ये कंफर्ट देते हैं कि इस साल के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर में ये नंबर हम ऐसे ही सस्टेन करेंगे, या ये Q4 को एक अलग से हम देखें? नीरज, आपका सवाल सही है। Q4 अपने आप में बेस इफेक्ट का बेनिफिट लेके चल रहा था, इसलिए वो बेनिफिट आएगा ही। लेकिन खैर GDP के आंकड़े में अगर ये अप एंड डाउन होता रहता है तो सबसे बड़ी मतलब मेरे लिए, मैं इस नंबर्स पे जरूर खुश होने का वजह होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि आप देख रहे हैं कि नंबर्स इतने फ्लक्चुएट करते हैं, ये इसके वजह से किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी सेक्टर के लिए कोई पोजीशन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब एक चीज देखिए कि अभी RBI गवर्नर ने कहा था अभी कुछ दिनों पहले कि GDP ग्रोथ रेट 7% से ऊपर रहेगा, और बिल्कुल वही रहा। लेकिन हम लोग कहां से शुरू किए थे? 5.8% से। 5.8% से 7% का रफ्तार अगर एक इकोनॉमी एक क्वार्टर के अंदर अगर तय कर जाए तो ये एक कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं रहता है। वॉलेटिलिटी का बहुत बड़ा झमेला रहता है, और ये एक बहुत बड़ा मतलब बिजनेस के लिए कोई पोजीशन लेना कि हम अपसाइड देखें या डाउन साइड पे रिस्क को हम कवर करें, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट के डेटा में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज कि इकोनॉमीज पूरे दुनिया के, जैसे आप शुरुआत में ही कह रहे थे कि पूरी दुनिया में सारी इकोनॉमीज में इतने मूविंग पार्ट्स हो गए हैं, डाउनसाइड रिस्क खासकर G7 इकोनॉमीज में इतने बुरी तरह से पेश हो चुके हैं कि बेसलाइन फोरकास्ट उन सब के लिए इतना गड़बड़ है कि अभी आप कोई भी प्रोजेक्शन 3 महीने से ज्यादा पकड़ ही नहीं पाते हैं। और ये GDP जैसे नंबर्स में अगर 3 महीने से ज्यादा अगर प्रोजेक्शंस अगर नहीं रह पाता है तो वो दैट्स अ मेजर कॉज फॉर वरी कि जो क्रेडिट लेंगे वो क्रेडिट किस बेसिस पे लेंगे, बोरिंग कॉस्ट बढ़ेगी या बोरिंग कॉस्ट सही रहेंगे, क्रेडिट सप्लाई किस तरह से आएगा। तो दीज आई वुड से आर द अंडरलाइंग थिंग्स। द नंबर्स आर गुड, नंबर्स सच में अच्छे हैं, नंबर्स के बेसिस पे हौसला अफजाई होता है कंपनी उसका कि भाई हाँ ठीक है बहुत अच्छा आप आगे चल सकते हैं। बट फिर भी ये जो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे सारी कंपनीज अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स वगैरह करके रख रहे हैं, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा अभी भी निकलने का पोजीशन नहीं आ रहा है, और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रूम फॉर कंसर्न है। जी उन्नी कृष्णन सर, क्या इंडस्ट्री में भी ये चिंता है जो शुभमय सर कह रहे हैं या जोशी जी कह रहे हैं कि ये बहुत वॉलेटिलिटी है, और कंपनियों से भी हम लोग बात करते हैं तो बहुत लंबा विजन उनके लिए भी देना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है। और जैसे बहुत सारी मैंने लॉजिस्टिक्स कंपनी से बातचीत की तो उन्होंने तो साफ कहा था कि एक्सपोर्ट वाला ठीक मामला चल नहीं रहा है, काफ़ी वीक हो रहा है, और वो उनके नंबर्स में भी दिख रहा था सेगमेंटल जब हम लोगों ने देखे। तो क्या ये एक बड़ी चिंता की बात है क्या? नीरज, उतनी बड़ी चिंता का जरूरत नहीं है।
वॉलेटिलिटी के साथ कैसा कंपनियां चलाना है, वो अपना मेन इंडस्ट्री उसका जानकारी है। जो तरीके से आपने एक्सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का बात किया, जरूर देयर इज अ डिफिकल्टी देयर, पर हिंदुस्तान की कंजम्पशन पे डिपेंडेंट जो कंपनीज से आप देख लीजिए, जो अभी रिजल्ट वर्चुअली एवरी कंपनी का तो पब्लिश हो चुके हैं, बारिंग एक आधा सेक्टर, बाकी हर एक सेक्टर में आप सीमेंट लो, स्टील लो, फूड प्रोसेसिंग ले लो, ऑटो इंडस्ट्री ले लो, फार्मा ले लो, केमिकल ले लो, हर एक सेक्टर में पिछले साल से अच्छा परफॉर्मेंस है और हर एक का बॉटम लाइन इंप्रूवमेंट हो चुका है। पर एक चीज है कि लास्ट ईयर में पहले हाफ में बहुत सारे नेगेटिव थे अपना इंडस्ट्री का, पर अभी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है अभी ये क्वार्टर में -1.3 से अभी 4.5% तक का ग्रोथ हो चुका है। ग्राउंड लेवल का रियलिटी देखेगा, बारिंग 3 or 4 सेक्टर्स, बाकी सब में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज का दिन में तकरीबन 70 और 75% के करीबन है। तो एक बड़े अच्छे सिचुएशन है और इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। तो ऐसा देखेगा तो आई एग्री विथ यू दैट ग्लोबल इश्यूज आर देयर, बट डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंपनीज की जो आगे का सोच भी जो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बट जिनका सिर्फ इक्विपमेंट, कमोडिटी और इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट पे टोटल डिपेंडेंस रहेगा, उनको जरूर तकलीफ होने वाला है। वो बताएंगे आगे जाके, जब बात करेंगे बताएंगे। बट आप जब इतना तो हमको एक खुशी होना चाहिए कि पूरा दुनिया में बड़े इकोनॉमियों में से सबसे बड़ा नंबर 1 हिंदुस्तान है आज का दिन में, और आगे भी जाके मेरा ख्याल से अगले साल में या 2 साल के लिए कम से कम हम ही रहने वाला है पूरा दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो हम सबको एक पॉजिटिव थिंकिंग रहना चाहिए। नेगेटिव को फैक्टर करेंगे, जरूर करेंगे, जहाँ करना चाहिए। जी, तो सुनील सर, मार्केट को खुश होना चाहिए। सारे लोग हमारे कह रहे हैं क्यों आप इतना निगेटिव देखते हैं, तो मार्केट में तो एकदम बम तेजी होनी चाहिए। देखिए, होनी जरूरी चाहिए, क्योंकि इसके लिए 2 कारण है। मैं कहूंगा कि आप सोचिए कि ये नंबर जो है जीडीपी के, ये एक बॉटम अप एग्रीगेशन ऑफ द कंपनी के नंबर है। अभी कोई कह रहे थे कि इस चीज को देखकर शायद वॉलेटिलिटी के कारण डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या डोमेस्टिक कंपनीज थोड़ा प्लानिंग नहीं कर सकती, मगर ये ऐसे नहीं है ना। ये डेटा है जो डोमेस्टिक कंपनियों की आंकड़े को कुल मिलाकर कंट्री के लेवल पे दिख रहा है। कोई इसको देख के अपना फ्यूचर नहीं प्लान कर रहा है, वो अपने हिसाब से अपनी ऑर्डर बुक, अपने कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स है उस हिसाब से और क्वार्टरली अर्निंग्स में ये ऑलरेडी दिखा आपको। ओवरऑल मार्केट का अर्निंग 16% था, तो नेचुरली यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ 10.4% ये है। तो उस हिसाब से देखिए, कंपनीज आर एबल टू मेक मच बेटर मार्जिन्स देन द कंट्रीज नॉमिनल जीडीपी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये देखिए कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स थोड़ा बहुत कैश एग्रीगेट कर रहे थे पिछले 1.5 महीने में, राइट। इनफैक्ट क्वार्टर टू डेट, आप फाइनेंशियल ईयर में स्टार्टिंग टू डेट देखे, डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने 1500 करोड़ का सेलिंग किया है, बाइंग नहीं, क्योंकि वो कैश लेवल्स बढ़ा रहे थे, बिकॉज वे वेटिंग कि कंपनी के अर्निंग्स कैसे है। अभी पिछले 1 हफ्ते में देखिए वापस डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स खरीदने लगे। अब वो जो कैश पोजीशंस है वो अभी डिप्लॉय होने लगेंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा मार्केट के लिए। दूसरी चीज आप याद रखिए कि FIIs जो कि इंडिया को बाकी के देश के कंपैरिजन में देख रहे हैं, उनकी जो एक्शंस रही है, क्योंकि इक्विटी को कहते हैं लीड इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमी। 55,000 करोड़ रुपए FIIs ने मार्च 15 से आज तक हमारे मार्केट में निवेश किया है। उनको क्या पता है जो हमें नहीं पता है? उनको ये पता है कि इंडिया का ग्रोथ डबल द रेट ऑफ द वर्ल्ड ग्रोथ। IMF के आंकड़े वर्ल्ड की ग्रोथ बता रहे हैं 3.3, 2.8, 3.0 फॉर लास्ट ईयर, दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, और हम हैं 6, अब 7% का नंबर, ये फाइनेंशियल ईयर का नंबर है। एनुअल अपना कैलेंडर ईयर का नंबर भी देखिए 6 से ऊपर है, तो वी आर ग्रोइंग एट डबल द रेट ऑफ द वर्ल्ड। उनको ये दिख रहा है। तीसरी बात मैं कहूंगा, आप देखिए कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी का नंबर आपने बताया 4.5 to 6.1। नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ गिरा है, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन 7% से 4% के लेवल पे गिरा है। तो एक कॉर्पोरेट के लिए और क्या चाहिए? इकोनॉमी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन घट रही है, यानी इंटरेस्ट रेट्स भी पॉज मोड में आएंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव है और स्टॉक मार्केट के लिए भी पॉजिटिव है। तो स्टॉक मार्केट को वही चाहिए जो कहते हैं ना, एक डबल वैमी,
सॉफ्ट इन्फ्लेशन बट गुड ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग, राइट। और फाइनल बात मैं कहूंगा कि आप मार्केट की ओर से देखें ना, तो उनको कंफर्ट इन डेटा से मिलेगा कि जो भी चीज वर्ल्ड में हुआ, बैंकिंग क्राइसिस हुआ, ये चीज हुआ, उसके कारण इंडिया में कुछ असर नहीं दिख रहा है। हम एक अलग तरीके से अपनी जहाज चल रही है, बाहर जो भी हुआ है, कोई डूब रहा है, कोई उस भी हो रहा है, हमारे देश एक डीकपल्ड जो बात सुन रहे थे वो अभी सामने हमें ठीक दिख रहा है। इसलिए मेरे समझ में और भी एफआई के फ्लोस मार्केट में आने की हम उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल अगर यूएस रिसेशन की ओर बढ़ रहा है तो क्वांटिटेटिव लेकिन चालू सुनील सर, रेट्स भी सॉफ्ट होंगे। हाँ बताइए। जब हमने Q4 के नंबर देखिए तो क्वार्टरली नंबर अगर हम कंपेयर करते हैं ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वहाँ पे दिक्कत है सर। वहाँ पे मार्जिन श्रिंक भी है, रेवेन्यू श्रिंक भी है। रियल एस्टेट में खासतौर पे देखिए तो उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर अच्छे नहीं है, ईयर ऑन ईयर तो बहुत बढ़िया है। नहीं, मगर आप ये सीक्वेंशियल क्वार्टर की बात जो कर रहे हैं, आप ये भूल रहे हैं कि वर्ल्ड स्लोडाउन की मोड में है। हाँ, तो सीक्वेंशियल क्वार्टर में ये इम्पैक्ट होना आता है ना, जैसे एक्सपोर्ट्स में जरूर, तो अगर वर्ल्ड स्लोडाउन हमारे ऊपर आएगा ना सर, ग्रो कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंशियली आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जैसे वर्ल्ड स्लोडाउन होती है थोड़ा तो असर दिखेगा हमारे ऊपर। आप ऐसा नहीं है कि हम टोटली डीकपल्ड और डिस्कनेक्टेड है ना, एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है, मगर रेट ऑफ डिक्रीज क्या है? यूएस की रेट ऑफ डिक्रीज और इंडिया की रेट ऑफ डिक्रीज में जमीन आसमान का फर्क है ना। वी आर नॉट लिविंग इन एन आइसोलेटेड वर्ल्ड ना। अल्टीमेटली 2% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स इंडिया का शेयर है, तो कुछ ना कुछ उसमें असर दिखेगा ही। सो ये एक हम पैराडाइज में रहना नहीं चाहिए कि वर्ल्ड स्लोडाउन में जाएगी और इंडिया में कुछ असर नहीं आएगा। वो बात नहीं है, वो बात है कि रिलेटिवली